हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके लिए मैंने एक नया ट्यूटोरियल तैयार किया है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन करके। तो ये हमारा एक नया ट्यूटोरियल है। आगे से मैं आपको इससे रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो देने वाला हूं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है। जो लोग CCC का कोर्स कर रहे हैं, नीलेट का या O लेवल का कोर्स कर रहे हैं, उनके सिलेबस में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस को डाला गया है। साथ साथ प्रेजेंट टाइम में कैशलेस का अगर ट्रांजैक्शन करना हो तो उसके लिए हम लोग जिन माध्यम का सहारा लेते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन टूडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड। माने आप पूरे दुनिया में देखोगे इस समय हर चीज डिजिटल है, विच मीन्स वी कैन एक्सेस और गेट एवरी सर्विस इन डिजिटल फॉर्मेट थ्रू मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट्स एक्सेट्रा। तो आपके दुनिया में आप अपने इंडिया या इंडिया के बाहर के कंट्री को भी देखो तो हर चीज़ डिजिटलाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो अब आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल रही हैं और उन डिजिटल फॉर्मेट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टैबलेट्स के माध्यम से या और भी कुछ डिवाइसेस होते हैं। अब वो सर्विसेज क्या हो सकती हैं, मैं उदाहरण देता हूं। जैसे अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस ले जाना है, आपको उसके वेबसाइट का ID पता होना चाहिए और आप मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे खोल के खुद अप्लाई कर सकते हो। आपको नए गैस का कनेक्शन लेना है, कोई कंप्लेन करना है या बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम है या DL अप्लाई करना है, तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो लगभग डिजिटलाइज है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से इनको एक्सेस कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स हैज़ क्रिएटेड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, स्मार्टफोन के आविष्कार हुए, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज पे चला है। माने ऐसी सुविधाएं जिससे हम वित्तीय काम करते हो, पैसे का लेन देन का काम करते हो। टुडे यूजिंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स ए पर्सन कैन एक्सेस हिज बैंक अकाउंट, वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स, ट्रांसफर फंड्स, डिपॉजिट कैश, रिन्यू डिपॉजिट, पे बिल्स, बुक टिकट्स एक्सेट्रा। तो अगर आप देखो आज तो आप कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के मदद से आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं, आप अपने अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करते हैं, आप फंड को ट्रांसफ़र करते हैं, आप किसी बिल का पेमेंट करते हैं, LIC का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, हमारे मोबाइल का रिचार्ज हो गया, DTH का रिचार्ज हो गया, टिकट्स वगैरह बुक कराने हों, तो ये सारे के सारे काम अब आपके कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से आसानी से हो रहे हैं। Also, the invention of ATMs reduced the time taken to withdraw money from a banks. एक टाइम था कि जब हमें बैंक से पैसा निकालना होता था तो तुरंत हमारे दिमाग में आता था कि भैया 2 घंटे 3 घंटे का टाइम हो तो बैंक जाओ, वहाँ हमें लाइन लगानी होगी। पर जब से ATMs लगे, इनका आविष्कार हुआ, तो अब आपको हर चौराहे पे, जगह जगह पे ATMs मिलते हैं, आउटलेट, और आप जाके आसानी से अपने मनी को वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। डिजिटल सर्विसेज हेल्प्स टू सेव टाइम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ए सिंगल टच। तो जो डिजिटल सर्विसेज हैं ये हमारे समय को बचा रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो पहले उसके लिए RTO ऑफिस में जाते थे, वहाँ मैनुअली फॉर्म भरो, जमा करो, बड़ी दिक्कत होती थी। पर अगर आपको अब DL बनाना है तो उसका एक पोर्टल है, आप अप्लाई करिए, आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाता है कि पर्टिकुलर डेट और टाइम को आपको वहाँ जाना है और आप जाके वहाँ पे अपने काम को करा लेते हैं। तो ये हमारे समय को बचा रहा है। केवल एक सिंगल टच का मतलब हमारे मोबाइल पे सारे ऐप हैं,
हम उनके माध्यम से सारी सर्विसों को यूज कर रहे हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल वैलेट्स हैज़ आल्सो मेड ए बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारे यहाँ से डिजिटल वैलेट, वैलेट का मतलब पर्स होता है, तो जब से डिजिटल वैलेट्स का प्रयोग शुरू हुआ तब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज पे। जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, पे फोन हो गया, या ऐसे बहुत सारे माध्यम आते हैं जिनसे हम लोग आसानी से पैसे को किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और इससे हमें रिवार्ड भी मिलता है, हमें कुछ बोनस भी मिलता है। अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को गूगल पे से कर रहे हो तो हो सकता है आपको 10 रुपये कैशबैक हो जाए। आप गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से पेट्रोल या डीजल अपने बाइक में, व्हीकल में डला रहे हो तो उसमें भी आपको रिवार्ड्स मिल जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में पूरे दुनिया में जितनी भी सर्विसेज हैं वो डिजिटलाइज हैं, और जब से कंप्यूटर और स्मार्टफोन का प्रचलन हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आया वो वित्तीय सुविधाओं पे आया है, खासकर बैंकिंग के सेक्टर में आया है, बिल वगैरह का पेमेंट के सेक्टर में आया है। अब आप अपने घर पे ही बैठ के अपने पूरे बैंक अकाउंट का संचालन कर सकते हैं। तो इन्हीं से ही रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आपको आगे के स्लाइड्स में बताई जाएंगी। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं वाई आर सेविंग्स नीड्स, माने हमें बचत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, सपोज करिए आप किसी जॉब में हो, आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, तो अगर आप पूरे सैलरी को हर महीने खर्च कर दे रहे हो, कोई सेविंग नहीं कर रहे हो, तो आपके सामने अगर कोई समस्या आ गई तो उससे निपटने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो जो सेविंग होता है इसे इसलिए किया जाता है कि जो हमारा इनकम है हम उस इनकम से कुछ परसेंटेज बचा लें, उसे खर्च ना करें, और भविष्य में अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, तो हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा, रेडी होना होगा कि अगर अचानक कोई समस्या आ गई तो हमारे पास अगर सेविंग है तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, हम उस चीज़ से अपने उस आए हुए अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इस वास्ते हमें सेविंग करना ही चाहिए। अब सेविंग का मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कुछ इमरजेंसीज हैं, अगर आपने सेविंग किया है तो आपको यहाँ फायदा मिलेगा। तो इमरजेंसीज में कम एट एनी टाइम एंड वी शुड ऑलवेज हैव ए बैकअप टू हैंडल सच सिचुएशन। यानी जो इमरजेंसी है ये कभी भी आ सकता है, तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा कि कोई अगर इमरजेंसी आ गई तो हम उससे तुरंत निपट सकें। जैसे उदाहरण के रूप में परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो गई तो अगर सेविंग है तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक आ गया या ऐसा कुछ दैवीय आपदा आ गई तो उससे निपटने के लिए सेविंग है तो काम आएगा। अगर भगवान ना करे चोरी हो गया तो उस स्थिति में भी सेविंग है तो हमारा काम चल जाएगा। या अगर हमारा कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, उसे एक सडनली अचानक रुपए की जरूरत हो गई तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। या अचानक में कोई प्लान बन गया कि हमारे कुछ दोस्त कहीं टहलने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, मान लेते हैं कि 4 दोस्त हैं आपके, वो वैष्णो देवी माता का दर्शन करने आ रहे हैं, आपके भी मन में आया कि चलो हम भी चलते हैं, ग्रुप मिल रहा है, पर अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो फिर हो सकता है वो प्लान आप ना कर पाओ। तो ये कुछ इमरजेंसीज हैं जिसके वजह से हमें पहले से कुछ सेविंग करके रखना चाहिए। फ्यूचर नीड्स के लिए भी हमें कुछ सेविंग की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने इमरजेंसीज के नज़रिए में बताया कि सेविंग करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। फ्यूचर नीड में ऐसे आप रिटायरमेंट हो गए, मान लेते हैं आप जॉब कर रहे थे, आप रिटायरमेंट हो गए, तो अगर आपने सेविंग कर रखा है तो उस सेविंग का फ़ायदा आप रिटायरमेंट में उठा सकते हैं। द मेन पर्पज टू सेव मनी इज़ फॉर योर रिटायरमेंट। The earlier you start saving for retirement, the less you have to save in future. Saving for retirement makes you self-dependent and financially secure. तो अगर आपने शुरुआत से ही सेविंग कर रखा है और आप रिटायर हो गए तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। आपकी सेविंग है उससे आप आगे की अपनी लाइफ अच्छे ढंग से गुजार सकते हैं।
ओन ए प्रॉपर्टी, मान लेते हैं कि हमें कोई घर खरीदना है, हमें कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है, तो अगर हमारे पास सेविंग है तो हम यूज कर लेंगे। हमें कोई व्हीकल परचेज करना है तो उसके लिए भी हम इस सेविंग का फायदा ले लेंगे। या कोई एजुकेशंस है, मान लेते हैं कि आपका बच्चा छोटा है, वो बड़ा हो रहा है, तो उसे आपको बाहर स्टडी के लिए भेजना है, तो अगर आपने सेविंग कर रखा है तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो सेविंग का मतलब ये नहीं कि हमें इमरजेंसी आएगी, किसी का हेल्थ इशू होगा तभी फायदा करेगा। इस नजरिए से भी हमें बेनिफिट मिल सकता है, जो मैंने इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब देखिए दूसरा, अब मैं धीरे धीरे बैंक के तरफ आ रहा हूं कि हमें बैंक की आवश्यकता क्यों होती है। तो मान लेते हैं आप सेविंग कर रहे हो, मगर सेविंग आप अपने घर में ही कर रहे हो, आपके पास जो कैश है वो आप अपने घर में ही कैश रख रहे हो। तो अगर आप अपने घर में ही कैश रख रहे हो तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो अनसेफ का मतलब इट इज अनसेफ टू कीप कैश एट होम एज देयर इज ए चांस ऑफ थेफ्ट और रॉबरी। माने अगर आपने घर में कैश रख रखा है तो चोरी हो सकता है, डकैती हो सकती है, या लॉस ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसका एक ड्रॉबैक हमारे देश को भी पड़ेगा। भाई आपने जो कैश है वो अपने घर में फ्रीज कर रखा है, तो आप उसे गवर्नमेंट के यूज में नहीं ला रहे हो। अगर आपने बैंक में वो कैश डाल दिया है तो गवर्नमेंट उस कैश का बेनिफिट्स उठाएगी। जो लोन्स वगैरह लोगों को दिए आते हैं या बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उनमें वो हम लोगों की जो सेविंग अमाउंट है बैंक में, उन्हीं को ही वो यूज कर रहे हैं। तो जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है अगर आप अपने घर में कैश को फ्रीज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। वाई इज बैंक नीडेड, माने हमें बैंक की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमारे बैंक की आवश्यकता यही होती है कि अगर हमने घर में कैश रख रखा है तो सिक्योर नहीं है, पर अगर हमने बैंक में रख रखा है तो वो सिक्योर होगा। चूंकि बैंक एक भारत की या गवर्नमेंट की बॉडी होती है, तो उस पर हमें विश्वास होगा कि हमारा पैसा जो बैंक में है वो सिक्योर होगा। तो बैंक इज एन ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड्स मनी टू पब्लिक। यानी जो बैंक है ये एक ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसा लेता है और पब्लिक को ही पैसा आवश्यकता पड़ने पे देता है। इसका बेनिफिट्स क्या है बैंक में पैसा रखने का? सिक्योर मनी, अर्न इंटरेस्ट, गेट लोन। यानी अगर हमारा बैंक में पैसा है तो वो सुरक्षित है, बैंक की गारंटी होती है कि हमारा पैसा लॉस नहीं होगा। तो बैंक हेल्प्स टू सेव आवर मनी वेरी सिक्योरली। लोडिंग ऑल योर कैश एट होम इज नॉट सेफ, यू कैन लॉस योर मनी इन सिचुएशन लाइक फायर, फ्लड और अर्थक्वेक। माने घर पे पैसा रखा तो वो सुरक्षित नहीं है, पर अगर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वो आपका पैसा सुरक्षित होगा। और अगर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो आपको उस पर बैंक ब्याज भी देगी। जैसे घर में हमने पैसा रखा है तो उतना ही पैसा हमारे पास रहेगा, पर अगर हमने बैंक में पैसा डाल दिया तो हमें उसका ब्याज मिलेगा। या कैश ज़्यादा बैंक में है तो हम उसकी आरडी करा सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें इंटरेस्ट और मिलेंगे। उसके अतिरिक्त हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अगर हमारा बैंक में पैसा है, हम अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हमें बैंक लोन भी देगी। वो लोन हम होम लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, या ज्वेलरी के खरीदने के लिए भी हम लोग लोन लेने का काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें कोई पेमेंट्स करना है, हमें कोई भुगतान करना है, तो उस भुगतान के लिए अगर चेक या डिमांड ड्राफ्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है, इसका क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में थोड़ी बात हम लोग करेंगे। तो देखिए, रेमिटेंस का मतलब भुगतान होता है। इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ मनी और फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, आइदर द सेम बैंक और डिफरेंट। तो जो रेमिटेंस है माने भुगतान है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई फंड है, रुपया है, वो एक बैंक से दूसरे बैंक में आप डाल सकते हो, या आप उसी ही बैंक में ही फंड का ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस क्रिया को रेमिटेंस बोला जाता है, भुगतान कह सकते हो आप। तो रेमिटेंस कैन बी डन यूजिंग डिमांड ड्राफ्ट। माने अगर आपको कोई फंड एक बैंक से दूसरे बैंक डिपॉजिट करना है या उसी सेम बैंक में करना है, तो उसके लिए हम लोग डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ये कर सकते हैं, चेक के माध्यम से कर सकते हैं, पे स्लिप के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको ऑफिस से पे स्लिप मिल जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक बैंक होता है, वहां जाके वो पे स्लिप दिखाता है, उसको पैसा मिल जाता है। या मेल ट्रांसफर, या ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं।
तो डिमांड ड्राफ्ट को हम लोग डीडी बोलते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम होता है पैसे का ट्रांसफर करने के लिए, वेयर मोस्ट ऑफ द बैंक्स इन इंडिया यूज दिस फॉर द इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मनी। हमारे भारत में बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस माध्यम का प्रयोग करते हैं डिमांड ड्राफ्ट का पैसे का ट्रांसफर करने के लिए। डिमांड ड्राफ्ट इज यूजुअली इशूड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है ये सामान्यतः तब इशू किया जाता है जब क्लाइंट इसके लिए रिक्वेस्ट करता है फॉर बिल पेमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिकीज्ड टू लीगल हैज एक्सेट्रा। तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जैसे सपोज करिए आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लेते हैं एमबीए में एडमिशन लेना है, आपकी फीस मान लेते हैं 40,000 है। तो एक तरीका है कि आप 40,000 कैश लेके जाओ, वहाँ यूनिवर्सिटी जमा करो। एक दूसरा तरीका है कि आप डिमांड ड्राफ्ट के जरिए वो पैसा अपने कॉलेज को जमा कर सकते हो। हालांकि अब तो सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो उस ऑनलाइन तक पहुंचने के लिए हम लोग डिमांड ड्राफ्ट से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट से ही फंड ट्रांसफर का प्रचलन शुरू हुआ था, माने कैश से ना होके कागज के थ्रू शुरू हुआ था। तो अगर आप अपने यूनिवर्सिटी को 40,000 फीस देना चाहते हो तो आपके पास दो माध्यम है, आप चेक भी काट सकते हो या डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हो। तो यूनिवर्सिटी चेक के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि चेक आप किसी भी अमाउंट का काट के किसी को दे दो, हो सकता है खाते में आपके पैसा ना हो तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक में जाओगे, वहाँ एक वाउचर आप भरोगे डिमांड ड्राफ्ट का, वहाँ आप पूरा डिटेल लिखोगे कि किस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, कितने अमाउंट का बनवाना है, अपना पूरा आप ब्यौरा दोगे, अकाउंट का ब्यौरा दोगे, और आप एक चेक काट के बैंक को दोगे अपने अकाउंट का 40,000 का, या कैश आप बैंक को दोगे। तो वो आपके अकाउंट से या उस कैश से 40,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाएगा। अब वो गारंटी है कि वो डिमांड ड्राफ्ट जब आप यूनिवर्सिटी को दोगे तो वो अपने अकाउंट में लगाएंगे और उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो वहाँ एक सिक्योर है कि आपका फंड ट्रांसफर होगा। चेक में जरूरी नहीं कि आपको किसी ने चेक काट के दिया और उतना पैसा आपके उसके अकाउंट में ना हो, तो आपने अपने अकाउंट में चेक लगाया तो वो बाउंस हो जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है ये एक बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव माध्यम रहा और अभी भी यूज हो रहा है कि किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट करने पे हम उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बना के उसको दें और हमारे अकाउंट से पैसा पहले ही कट जाएगा, और डिमांड ड्राफ्ट जब कस्टमर को आप दोगे तो वो अपने अकाउंट में लगाएगा, तो बैंक के थ्रू उसके खाते में पैसा चला जाएगा। जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो उसके लिए एक वाउचर होता है, आपको उस वाउचर में कुछ डिटेल भरने होते हैं, जैसे किस नाम का बैंक ड्राफ्ट बनेगा, माने किस पार्टी को या किस व्यक्ति को आप वो भुगतान देने जा रहे हैं, आपका डिटेल होगा, उसका पूरा डिटेल होगा, जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो डिटेल होगा। अब आप बैंक को कैश देके भी डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, मगर बहुत सारे बैंक कैश के थ्रू पैसा नहीं डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं। वो पूछेंगे आपका अकाउंट है तो आप चेक काट के दीजिए, तो आपको एक चेक काट के देना होगा। तो पहले तो एक वाउचर आप भरोगे, उस वाउचर में पूरा डिटेल भरना है डिमांड ड्राफ्ट का। दूसरा आप एक चेक काटोगे उतने रकम का जितने का बैंक ड्राफ्ट बनेगा, और 2 में आप लिखोगे योर सेल्फ फॉर डीडी या डिमांड ड्राफ्ट और रकम लिखोगे। और जब डिमांड ड्राफ्ट हम बनवाते हैं तो बैंक उसके ऊपर कुछ कमीशन भी चार्ज करता है, क्योंकि बैंक क्यों डिमांड ड्राफ्ट बनवाए, वो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए मेहनत करेगा, काम करेगा, तो इसी के लिए वो आपसे कुछ कमीशन लेता है, तो उस कमीशन को भी आपको बैंक को पे करना होगा। फिर बैंक आपको एक अलग से डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगा और वो आप अपने क्लाइंट को कोरियर के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या हैंड टू हैंड पहुंचाने का काम कर सकते हैं, और वो पार्टी अपने अकाउंट में डीडी लगाएगी और उसके खाते में पैसा 100% चला जाएगा। तो ये हमारा डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड होता है। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे चिट फंड का नाम सुना होगा आपने, या साहूकार के नाम सुने होंगे जो पैसे देने का काम करते हैं। तो देखिए जो चिट फंड होता है या जो साहूकारी होती है, इसमें बहुत रिस्क होता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए चिट फंड के माध्यम से पैसे का ट्रांजेक्शन करने के लिए या साहूकारी से पैसा लेने के लिए। तो चिट फंड आर लोकल बॉडीज विच हेल्प टू सेव मनी, इट इज रन बाय वन और मोर पीपुल ऑफ दैट एरिया। तो जो चिट फंड होता है वो किसी एक लोकल बॉडी के द्वारा चलाया जाता है, उसमें पैसा सुरक्षित किया जाता है, ये एक या एक से अधिक लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। चिट फंड इज प्योरली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ये केवल विश्वास के ऊपर चलता है। इट इज इजी टू ज्वाइन, ये आसान होता है ज्वाइन करने के लिए, यहाँ कोई वेरिफिकेशन केवाईसी वगैरह नहीं होती है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके रिस्क क्या है? चिट फंड आर नॉट अथराइज्ड पार्टीज टू डिपॉजिट मनी, ये अथराइज नहीं है गवर्नमेंट से।
पीपल हु आर रनिंग चिट फंड कैन बाइंड अप देयर चिट फंड इफ दे विश टू डू सो। माने जो चला रहा है वो उसको बंद कर दे, कहानी खत्म हो गई आपकी। जो आपने चिट फंड में पैसा लगा रखा वो चला गया। देयर आर चांस ऑफ लॉस और थेफ्ट ऑफ मनी, माने यहाँ पैसा लॉस होने का या चोरी होने का खतरा होगा। देयर इज नो सिक्योरिटी और इंश्योरेंस फॉर द मनी, माने यहाँ कोई चिट फंड में आपकी सुरक्षा या इंश्योरेंस नहीं है। देयर इज ए चांस दैट द फंड मैनेजर डिसअपियर विथ मास अमाउंट, माने बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए तो जो चिट फंड चलाने वाला था वो गायब हो जाएगा, तो आपके पैसे फिर चले गए। अक्सर आप न्यूज चैनल वगैरह में सुनते हैं कि चिट फंड के लिए जो लोकल लोगों ने बनाया वो काफ़ी लोगों का पैसा लेके भग जाते हैं, तो लोग परेशान होते हैं। तो इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं मान्यता प्राप्त, हमें वहीं पे ही अपने पैसे वगैरह को फ्रीज करना चाहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो था। इस वीडियो में मैंने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी दी है, और ये इतनी ही जानकारी नहीं है, हमें आगे और भी बहुत सारे डिटेल्स पढ़ने हैं। तो जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, और जो आगे के कंटेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको ठीक से बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए। आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन